Hello everyone, my name is Mohit. Welcome to my platform. I help you decode your civil services journey. तो ये लेक्चर सीरीज़ जो है मैं इसकी स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, क्योंकि मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट या फिर जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका हमेशा ये डाउट रहता है कि सर हम कैसे जज करें कि कौन सा टॉपिक आने वाला है हमारे एग्ज़ाम में, या फिर कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बाकी टॉपिक से थोड़ा और ज़्यादा रेलेवेंट है, जिसके ऊपर हमारे नोट्स तैयार होने चाहिए। ये पता कैसे लगता है? तो ये पता लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। तो यही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीक्रेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें पहला टॉपिक मैंने लिया है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब क्या इस वीडियो का स्ट्रक्चर रहेगा, मैं बता देता हूँ आपको कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है किसी भी एक जीएस पेपर से लिया जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस देखी जाएगी कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उसको कितनी जगह दी गई है, किस प्रकार से वो पूछा गया है, और उसके साथ साथ वहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर भी दिया जाएगा। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से 1 पेजर 2 पेजर नोट दिया जाएगा कि जब भी अगर लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन आ जाए, उसमें अगर इश्यूज़ पूछ लिए जाएँ, उसके सक्सेसफुल एडवांटेजेस पूछ लिए जाएँ, तो वो चीज़ आप एज इट इज़ अपने दिमाग में स्टोर करके जाइए और वहाँ पर आप पेज पर डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हमने पहला टॉपिक लिया है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आज टॉपिक है, जो कि यूपीएससी अपने जीएस पेपर 3 में और कहीं ना कहीं इंटरलिंकेजेस इन जीएस 2 एंड 1 लगातार पूछता रहा है। क्या है ये? दिस इज लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी बार बार पूछता गया है। कैसे पूछा है, किस तरीके से पूछा है, चलिए देखते हैं। यूपीएससी ने 2013 में पूछा, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कीजिए लैंड रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बीच में, और बता दीजिए कि वहाँ पर क्या डिफ़िकल्टीज़ हम फेस कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, वहीं 2014 में उन्होंने लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट के बारे में पूछा। अगेन दिस इज रिलेटेड टू इनडायरेक्टली टू लैंड रिफॉर्म्स। 2016 में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में दोबारा पूछा गया। यहाँ पूछा कि रोल बता दीजिए लैंड रिफॉर्म्स का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। 2021 में पूछा गया कि लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो किसी किसी पार्ट ऑफ कंट्री में हेल्प करा है इम्प्रूव करने में सोशो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है। 2023 में यूपीएससी ने पूछा ऑब्जेक्टिव मेजर्स या फिर ऑब्जेक्टिव और मेजर्स बता दीजिए लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया का। और ये कहानी 2024 में भी स्टार्ट रही, कंटिन्यू रही, जहाँ पे यूपीएससी ने पूछा कि वो फैक्टर्स बता दीजिए कि कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं लैंड रिफॉर्म के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब ये हमें क्या जानकारी देता है? ये हमें ये बताता है कि लैंड रिफॉर्म एक रिपीटेड थीम है और हर साल, लगभग हर साल यूपीएससी इस पे सवाल पूछ रहा है। तो क्यों ना हम इस पे नोट्स जो हैं वो अपने तैयार करके रखें। तो ऑब्जर्व क्या किया गया है कि आप स्ट्रेटेजिक तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें। रिपीटेड फोकस हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि सक्सेस और फेलियर जो है लैंड रिफॉर्म्स के फैक्टर्स के बारे में यूपीएससी पूछ रहा है। साथ ही साथ यूपीएससी एक स्ट्रॉन्ग लिंक दे रहा है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन में वो लिंक बताने के लिए कह रहा है, और लैंड रिफॉर्म्स इसमें एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करते हैं। फिर ये बात करता है कि लीगल एस्पेक्ट जो है, 2013 का एक्ट पूछ लिया जो टेस्टेड हो चुका है एक बार। अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट या फिर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड एक्ट के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सब प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। उसके साथ साथ जो फोकस है इस जो थीम का, ये फोकस है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर। अब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो हैं उनके कैसे इकोनॉमिक पैरिटी की जाए, लैंड सीलिंग से उनके ऊपर क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस मिली हैं, इसके ऊपर तमाम जानकारी वो आपसे लेता है। तो ये हमें जब क्लियरिटी मिल गई कि यूपीएससी लगातार हमसे ये चीज़ पूछ रही है, तो क्यों ना इसको प्रिपेयर कर लिया जाए। कैसे प्रिपेयर करेंगे? इसको प्रिपेयर करेंगे एक नेमोनिक के ज़रिए, एक स्ट्रक्चर के ज़रिए। चलिए आज हम बात करते हैं इश्यूज़ इन इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स। कल की वीडियो में हम बात करेंगे उसमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या इश्यूज़ हैं जब उसका इम्प्लीमेंट किया जाए, तो कहीं और से कोई निमोनिक नहीं लाना है। वी कैन यूज़ द पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड लैंड रिफॉर्म इटसेल्फ। कैसे? चलिए देखते हैं। ईच अल्फ़ाबेट जो है आप यहाँ पर देखेंगे, ईच स्टैंड फॉर अ मेजर स्ट्रक्चरल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। कैसे कैसे? चलिए देखते हैं। पहला जो है हमारा वो है लीगल डिस्प्यूट्स। लीगल डिस्प्यूट्स के बारे में बात की जाए तो हमेशा आपने देखा है कि लीगल बैटल्स जो हैं लैंड के ऊपर वो बहुत प्रोलॉन्ग चल जाते हैं और कॉम्प्लेक्स रहते हैं। जैसे कि कोई लैंड लेने गई सरकार, तो लैंड एक्विजिशन में काफ़ी दिक्कत आई, जिसके चलते डिस्प्यूट हो गया, और वो जो केसेस जो हैं लगातार बढ़ते रहते हैं। एग्जांपल क्या देंगे? ओवर 70% ऑफ सिविल केसेस इन इंडियन कोर्ट्स आर रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट्स। इसका सोर्स है नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड।
जब आप अपने एग्जाम्पल के साथ सोर्स लिखते हैं तो आपके आंसर की वैल्यू जो है और बढ़ जाती है। तो ये बताता है कि जितने भी इंडियन कोर्ट्स में सिविल केसेस हैं उनमें से 70% से ज़्यादा किस चीज़ के लैंड हैं, किस चीज़ के केसेस हैं, लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस। तो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है ये। फिर हम बात करते हैं ए का मतलब है एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट या फिर आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स होने के कारण क्या है, हम रिकॉर्ड्स को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, और अगर रिकॉर्ड हैं भी तो हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि केवल 92% ऑफ रूरल लैंड जो है वो डिजिटली मैप हुआ है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं विद न्यू स्कीम्स एंड ऑल, जो हमने प्रीलिम्स में 2024 में भी देखा। अब ऐसे ही इसको मेंस में यूज़ करना है आपको। फिर आता है LAN यानी कि N, जो कि नॉन यूनिफॉर्म पॉलिसीज़। इसका मतलब है कि लैंड रिफॉर्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट बनाई गई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक लैंड जो है अगर उसका डिस्प्यूट जो है वो दूसरी पार्टीज़ के पास जाता है तो वहाँ पर डिफरेंट पॉलिसीज़ के होने के कारण वहाँ पर डिस्प्यूट जो है और प्रोलॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, लैंड सेलिंग लॉज जो हैं वो अलग अलग स्टेट में डिफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है ओवरऑल एक स्कीम बनाने के लिए। ये नीति आयोग ने हमें बताया है। डी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। इशू क्या है कि हमेशा लोगों को लैंड रिफॉर्म्स के कारण एक इशू आता है कि वो डिस्प्लेस ना हो जाए, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है लैंड रिफॉर्म्स के विपरीत में हमेशा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, प्रोटेस्ट जो है लगातार चलते आ रहे हैं, जो लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है मुंबई इलाहाबाद बुलेट ट्रेन के लिए। सिविल सोसाइटी रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि कैसे लैंड रिफॉर्म्स के कारण हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाता, डिस्प्लेसमेंट के डर से लोग इसको प्रोटेस्ट करते हैं। फिर आता है आर का मतलब है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। रिसोर्स कंस्ट्रेंट का मतलब जानिए कि लैक ऑफ फंड और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यहाँ पर हमेशा हमने देखा है कि हमारे पास फंड, फंक्शंस और फंक्शनरीज की कमी रहती है। इसके चलते क्या है, रिसोर्स की कमी होने के कारण हम अवेयरनेस नहीं दे पाते, हम अपने लोगों को बता नहीं पाते कि हमारी पॉलिसी जो है किस तरीके से काम कर रही है। जैसे कि अब ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स काफ़ी स्लो हो रहा है क्योंकि अंडर फंडेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की रिपोर्ट ये बताई है इकोनॉमिक सर्वे से कि ड्यू टू अंडर फंड ऑफ दिस स्कीम डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो स्लो हो चुका है। तो फंड कंस्ट्रेंट की वजह से भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। फिर आता है ई स्टैंड फॉर इक्विटी कंसर्न्स। लैंड ओनरशिप जो है वो बहुत स्क्वीड है, मतलब कि उसमें डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि टॉप 10% जो इंडिया में लोग हैं वो 60% लैंड ओन करते हैं, और बॉटम जो 50% है वो केवल 5% लैंड ओन करते हैं। ये हमें ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट ने बताया। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। एफ का मतलब है फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। अब एक जगह लैंड अवेलेबल नहीं है, श्रिंकिंग ऑफ लैंड है और स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग है। फार्म साइज़ जो है वो लगातार 2.28 हेक्टेयर से, जो कि 1970s में था, अब आ पहुंचा है 1.08 हेक्टेयर्स में। तो एग्रीकल्चर सेंसस ने हमें ये बताया है कि वो फार्म होल्डिंग जो है फ्रेगमेंटेड है, और फ्रेगमेंटेड होने के कारण क्या है, जो श्रिंक भी हो रहा है लैंड होल्डिंग का, हमें ये दिखाई दे रहा है। फिर हम देखते हैं ओ इज़ अपोजिशन फ्रॉम एलिट्स। जितने भी पावरफुल लैंड होल्डर्स हैं वो रिफॉर्म्स को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर लैंड रिफॉर्म्स लगाए गए सही तरीके से तो कहीं ना कहीं उनकी लैंड ओनरशिप और लैंड होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ होगी, और वो ऐसा नहीं चाहते। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आया लैंड सीलिंग्स में बिहार और यूपी में, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड होल्डिंग्स हैं, जो बड़े ज़मींदार हैं, वो इस चीज़ को नहीं जानते या फिर नहीं चाहते ये चीज़ हो। देन वी हैव आर का मतलब है रेगुलेटरी हर्डल्स, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन, जिसे हम रेड टेपिज्म के नाम से भी जानते हैं। सरकारी काम जो हैं बहुत स्लो चलते हैं, डिले किए जाते हैं, उसमें करप्शन हो या कुछ भी हो। रेड टेप डिलेज हमें लैंड एक्विजिशन के चलते पब्लिक प्रोजेक्ट्स को स्टॉल कर देते हैं। ये रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से। फिर आता है एम का मतलब है मार्जिनलाइज कम्युनिटी। अब जो एलीट हैं वो तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर लेते हैं, पैसे दे के या किसी भी तरीके से अपनी पावर को यूज़ करके। इशू जो है वो फेस करते हैं ट्राइबल लोग, दलित लोग और वुमेन लोग। ऐसे लोगों को एक्सक्लूजन का फेस करना पड़ता है अपने ओरिजिनल इनहैबिटेड लैंड के ज़रिए। एग्जाम्पल के रूप में देखें, ट्राइबल एविक्शंस एज डिस्पाइट द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 प्रोविजंस के आने के बावजूद भी ट्राइबल लोगों का एविक्शन किया जा रहा है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने खुद बताया।
सोशल अनरेस्ट का मतलब है एस से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लैंड डिस्प्यूट की वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो सिविल केसेस हमने ऊपर देखे और उसके कारण सरकार से भी जो है लगातार उनकी जो टसल है वो चलती रहती है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार प्रोटेस्ट जो हैं माइनिंग रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट से चलते आ रहे हैं। ये आप एक डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, जो जादूगुड़ा की एक डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पर न्यूक्लियर माइनिंग के चलते, यूरेनियम माइनिंग के चलते प्रोटेस्ट आम है। तो ये हमारा क्या हो गया, जब हमने देखा कि लैंड रिफॉर्म्स के अल्फ़ाबेट को ही यूज़ करके हमने क्या कर लिया, अपना स्ट्रक्चर याद कर लिया। यहाँ पे हमें कितने पॉइंट, हमें यहाँ पर कम से कम 10 पॉइंट मिल गए। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, लैंड रिफॉर्म कुछ आए, तो आपको वहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। आपको केवल स्ट्रक्चर को याद रखना है एंड यू कैन रिप्रोड्यूस दैट स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट दिए गए हैं। यू कैन यूज दिस एज अ स्ट्रक्चर इन योर मेन्स आंसर राइटिंग। अब इसका खास बात क्या है कि जब GS1 में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आए, आप इसको वहाँ यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इसको GS2 और गवर्नेंस के GS3 के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हो। GS2 में आपको गवर्नेंस में देखने को मिलेगा और GS3 में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। अब ये आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो कि कैसे लैंड जो है वो सोर्स ऑफ पावर भी है और कन्फ्लिक्ट भी है, तो वहाँ पर आप डेटा यूज़ कर सकते हो इसका, इसके आप स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो कि आखिर क्या प्रॉब्लम है अगर कोई ऐसा आ जाए जो कि लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहा हो। ठीक है, तो ये हम सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। आपकी फ़ीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में आप इसकी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये कुछ ऐसे PYQ सीक्रेट्स हैं जो सब कोई नहीं बताता और सबको पता नहीं होते, और ये अगर आपकी कमांड हो गई तो आप मेंस का जो आंसर राइटिंग का डर है आपका, वो बिल्कुल भी चला जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए साथ में। टेक केयर, जय हिंद।